Evening all of you. Today we'll start with the remaining questions of CDS question paper 2025. Okay, so let's start with it. So first is ordering of words in a sentence. So there are some sentences and they are jumbled and you have to rearrange it. तो ठीक है भाई, इस टाइप के जो सेंटेंस है उसको रीअरेंज करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट आते हैं तो भाई हर एक का मतलब समझना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कि भाई वोकैबुलरी पे बहुत अच्छी पकड़ है, आप रीडिंग रेगुलरली करते तो आपको सेंटेंसेस अच्छे से आती है, तो भाई इनकी जब पकड़ आपकी अच्छी है तो आप इजीली समझ के कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं समझते उनको क्विकली सॉल्व करना तो थोड़ी लॉजिक से उसको फॉलो करना है। चलिए हम पहले देखते हैं, कंसिडर टू बी पैराडिग्मेटिक। पैराडिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? पैटर्न या तो फिर एक मॉडल होता है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। ठीक, अब सोशियोलॉजिकल स्टडी क्या होता है? सोशियोलॉजिकल स्टडी मतलब होता है कि रिलेटेड टू द सोसाइटी। ठीक है, रिलेटेड टू द सोसाइटी ऑफ पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट का मतलब होता है कि भाई एक लैंड से रिलेटेड है, यहाँ पर लैंड का मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन इंडिया। सो द तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट, एक तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था, मतलब लैंड रिवॉल्ट हुआ था जो कि फार्मर्स ने किया था। किसके खिलाफ किया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन दी 1940s इज ऑफन एंड द ओनली इंस्टेंस वर्दी ऑफ अटेंशन इन अ कॉम्परेटिव। ठीक है भाई, वो जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, वो जो रिवॉल्ट हुआ था भाई, उसका जो उदाहरण है वो आज तक दिया जाता है। ठीक है, उसके बारे में आज तक बात किया जाता है, बिकॉज जो फार्मर्स जो आंदोलन किया था, क्यों? क्योंकि भाई जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने फार्मर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था, बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, उनके लैंड जो है जब्त कर रहे थे, या तो फिर उनको बंदी बना के रख रहे थे, बॉन्डेड लेबर बना के रखा था उनको। तो इस टाइप की चीज़ें हो रही थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, बिकॉज आई डू नॉट लाइक हैव मच नॉलेज इन हिस्ट्री, सो आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। तो चलो हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हमें अभी यहाँ पर हमें सिर्फ एक लॉजिक ढूंढना है। तो लॉजिक देखिए क्या होता है कि आपका सेंटेंस जो है, देखो कंसीडर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, ये आपको भी पता है। आपका सेंटेंस जो है एंड से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये दो पार्ट तो यहाँ से चले ही जाते। पी और एस जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो पी और एस तो आपका यहाँ से चली जाता है। और पहली बात, पी और एस का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आपका सारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि आपका पहला सेंटेंस जो है वो आर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका पहला सेंटेंस जो है वो आर से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी तक हम आर को अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, सो द तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट हमने ये ले लिया, आर ले लिया। अब आर के बाद अगर हम देखते हैं क्यू, दो जगह पे क्यू है। ठीक है, दो जगह पे अभी हम क्यू पे जाते हैं। इज ऑफन सोशल स्टडी, इफ ऑफ इज ऑफन सोशियोलॉजिकल स्टडी। तो भाई यहाँ पे लिंक नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है यहाँ पे? लिंक नहीं। इज ऑफन सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है। आप भी पढ़ के देखिए, इज ऑफन के बाद सोशियोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात किया गया। ऑफन मतलब कभी कभार, ऑफन का मतलब कभी कभार। तो सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफन के बाद जो लिंक नहीं बन रहा है, तो यहाँ से भाई ये दोनों क्यू वाले सेंटेंस जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि अब आर और क्यू नहीं बनेगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, आर पी एस देखते हैं। ठीक है, आर आ रहा है, उसके बाद हम जाते हैं इज ऑफन कंसिडर्ड। ठीक है, ये बन रहा है इज ऑफन कंसिडर्ड। हम बोलते हैं ना कभी कभार उसको कभी कभार उसके बारे में सोचा जाता है, कभी कभी उसके बारे में बात किया जाता है, कंसिडर्ड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन रहा है, तो आपका आंसर बन जाता है आर पी एस क्यू। आपका आंसर क्या बन जाता है? आर पी एस क्यू। अब आर एस पी क्यू देखो, इज अगर मैं आर एस पे जाती हूँ, आर अगर जाती हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे इज ऑफन है। इज ऑफन के बाद हम एंड लिखेंगे तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, वो मीनिंगलेस सेंटेंस होगा। अब पढ़ के देखिए, द तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन द 1940s इज ऑफन एंड, तो इन वो भाई मीनिंगलेस है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर है आर पी एस क्यू। ठीक है, तो देखो पी हो गया, पी के बाद देखो एस आता है। एस देखो, पैराडिग्मेटिक and the only instant worthy of attention in a comparative sociological study of peasant movements in India। ठीक है, तो भाई इन इंडिया लास्ट में सब्जेक्ट है, उससे एंड हो रहा है, तो आपका आंसर जो है वो सही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक फॉलो करेंगे तो आपका फटाफट सॉल्व जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट्स नॉनलेस। नॉनलेस का मतलब होता है इसके बावजूद। ठीक है, इसके बावजूद देयर पॉलिटिकल। भाई अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है और आपका सेंटेंस एंड कैसे होता है। ठीक है भाई, अगर कंजंक्शंस है, प्रपोजिशंस है, आर्टिकल है, तो इन सब से आपका सेंटेंस एंड तो होना नहीं चाहिए।
तो वहीं अगर ऐसा हो रहा है तो आपको वहीं कट कर देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सोशल मूवमेंट्स नॉनलेस देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस एंड पार्टीज, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ इज देयर को एग्जिस्टेंस विथ नेशनल स्टेट्स। को एग्जिस्टेंस मतलब कि साथ ही में वो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट टुगेदर इन विथ नेशनल स्टेट्स, नेशनल स्टेट्स में वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स के बारे में बात किया गया और यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया गया है। चलिए अब हम आते हैं, लॉजिक यूज करते हैं, हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 सेंटेंस है वो आर से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, आर से स्टार्ट करते हैं और आर से सही स्टार्ट हो रहा है। वन ऑफ द मेजर, हम बोलते हैं ना वन ऑफ द बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ, अब पहला देखते हैं आर क्यू। क्यू है क्या, विथ देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस एंड पार्टीज। फिर हम एस पे जाते हैं, प्रोसेस एंड पार्टीज इज द को एग्जिस्टेंस। अगर पहला वाला लेते हैं, अगर आप लास्ट पी का देखेंगे तो नन लेस से आपका सेंटेंस जो एंड होगा, जो कि रॉन्ग है, नन लेस से एंड नहीं होना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन कट हो गया। सेकंड पे आते हैं, आर पी जाते हैं, आर पी, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ सोशल मूवमेंट्स nonetheless is their coexistence with national states and their political institutions, process and parties, ठीक है। अभी तक ये सही जा रहा है। अब नेक्स्ट वाला सी देखते हैं, सी वाला देख लेते हैं हम, आर एस देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विथ है, यहाँ पे क्या है, विथ है। विथ के बाद देखो इज यूज किया है, जो कि रॉन्ग है। विथ क्या है आपका, एक प्रेपोजिशन है। विथ क्या है आपका, एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद भाई कोई भी वर्ब नहीं आना चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद आपका एक नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन, यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो आपका ये सेंटेंस भी यहाँ से निकल जाता है। और क्यू से तो आपका स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये देयर से स्टार्ट हो रहा है। ये वाले टी एच ई आर से स्टार्ट होता है, लेकिन टी एच ई आई आर से स्टार्ट आपका सेंटेंस होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपका जो आंसर बनता है वो है आर पी एस क्यू, ठीक है। आपका सेंटेंस जो है वो है आर पी एस क्यू। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 53। Most of the minerals are nationalized is possible only after the government grants permissions as extractions of minerals in India, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मिनरल्स जो है वो नेशनलाइज हुए, बहुत सारे जो मिनरल्स है वो नेशनलाइज हुआ है, लेकिन ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा पॉसिबल है। गवर्नमेंट अगर परमिशन जो है वो ग्रांट करती है, क्या चीज़ के लिए ग्रांट करती है, कि भाई मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आपके जो है 2 सेंटेंस जो है एस से स्टार्ट हो। चलिए हम देखते हैं एस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, तो एक्सट्रैक्शन एक वर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ लॉजिक के थ्रू जाते हैं। अब पहला आपका सेंटेंस है, आपका सेंटेंस एस से हम देखते हैं भाई, पी से देखते हैं। पी से क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। अभी 2 एस से स्टार्ट हुए, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी लिखते हैं पी से। पी से है मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल, तो यहाँ पे गलत हो रहा है, इज नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल। भाई यहाँ पर भी वर्ब आया है, इसके बाद भी वर्ब आ रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं होता, तो ये सेंटेंस यहाँ से चला गया, ये ऑप्शन यहाँ से चला गया। अब हम आर पे आते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज इज पॉसिबल, एज के बाद इज नहीं आता है, एज इज पॉसिबल, ये भी गलत है, ये भी यहाँ से चला गया, ठीक है। समझ रहे हैं, हम लॉजिक यूज कर रहे हैं। अब आते हैं पहले वाले पे, एस क्यू आर पी, एस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ये सही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स क्या है, ये आपका एक फ्रेज बन जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रेज बन गया ये, ठीक है। ये एक नाउन फ्रेज है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिनरल्स को निकालना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना, सॉर्ट करना। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, एस हो गया। फिर क्यू पे आते, इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर, ठीक है। अभी 2 में था एस क्यू, ठीक है। एस हमने पहले देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द
ओनली आफ्टर द, अगर मैं सेकेंड वाले से जाती हूँ ओनली आफ्टर द पी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं द मोस्ट, ओनली आफ्टर द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीक्वेंस गलत हो जा रहा है, क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। आप खुद पढ़ के देखिए, आपको समझेगा कि यहाँ पे सीक्वेंस गलत हो जा रहा है। तो आपका सही आंसर देखिए क्या है, extraction of minerals in India is possible only after the government grants permission as most of the minerals are nationalized। तो आपका पहला जो आंसर बनता है वो है SQRP। क्या बनता है, SQRP, ठीक है। क्योंकि अगर आप SQPR पे जाते हैं तो R वाला जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स S, तो S से आपका सेंटेंस जो है वो एंड नहीं होता है। S से आपका सेंटेंस, S क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, ये सब क्या है, इनसे सेंटेंस एंड नहीं होता है, इनसे सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं होता है, एंड भी नहीं होता है, ये मिडल ऑफ द सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो लॉजिक फॉलो करिए, फटाफट आपका देखो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रेडिकल और लिमिटेड चेंज, रेडिकल, ओके। सो रेडिकल और लिमिटेड चेंज, रेडिकल मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है कि भाई ग्रेट चेंज और एक्सट्रीम चेंज। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज, रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन along two axes, whether they seek the entire society or on specific individuals, sociological theories distinguish social movements। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक लगाना। पहला आपका है, अब देखिए पहला जो है वो भाई सब अलग अलग है, पहला जो है सब अलग अलग है, लेकिन इसमें भी डरने की बात नहीं, फटाफट फटाफट हो जाता है। पहले हम लेते हैं पी से, पी हमारा कहाँ पर है, पी है हमारा है रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन, ठीक है, रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड फिर उसके बाद है आर, फोकस ऑन द एंटायर सोसाइटी और ऑन सोशल इंडिविजुअल्स, उसके बाद है एस, सोशल इंडिविजुअल्स, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स अलोंग टू एक्सिस दे सीक। तो यहाँ पर देखिए दे सीक गलत हो रहा है, सीक से कोई सेंटेंस एंड नहीं होता, तो पहला हट गया, पहला हट गया। एक और आप देख सकते हैं लास्ट में क्यू है, ये भी हट गया, ठीक है, ये भी हट गया। अब चली जाते हैं हम सेकंड वाले पे, आप देख सकते हैं लास्ट में पी है, पी वाला सेंटेंस आप देखिए लास्ट में ऑन है, फोकस ऑन, ये गलत है, फोकस ऑन प्रेपोजिशन से एंड नहीं होता है सेंटेंस, प्रेपोजिशन से सेंटेंस एंड नहीं होता है, तो ये भी हट गया। अब बचा क्या आपका क्यूपी, SQPR, क्या बचा आपका SQPR। चलिए हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स अलोंग टू एक्सिस वेदर दे सीक रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन द एंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। आपका सेंटेंस मीनिंगफुल है यहाँ पर और ये बन चुका है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको भाई समझे कि भाई वो सेंटेंस बोल क्या रहा है, तो इसलिए आपको भाई लॉजिक यूज़ करना है। यहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल करें तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी फटाफट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, अब नेक्स्ट है आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड although most social movements tend to be temporary, they are important agents of social transformation। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं आप, पहला है पी आप देख सकते हैं आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हटा दीजिए। आर क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, पी हटा दीजिए। although most social movements, क्यू है पहला, although most social movements are more defensive than offensive and tend to be temporary, they are important agents of social transformation, ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं एस वापस आर से स्टार्ट हो रहा है, इसको हटा दीजिए। आर देखते हैं हम, टेंड टू बी टेम्पररी, ये भी हटा दीजिए। टेंड एक वर्ड नहीं है, टेंड जो कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे हम सेंटेंस स्टार्ट कर सके, तो ये भी हटा दीजिए। आपका आंसर क्या है, व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर है QPRS, आपका आंसर है QPRS, ठीक है। समझ रहा है, लॉजिक समझ रहा है आपको हम कैसे इस्तेमाल कर, देखिए फटाफट सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
one of the largest industries growing during the last 2 decades has witnessed impressive. चलिए देखते हैं. अब पहले आपका क्यू है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज उससे स्टार्ट होता है, हम करते हैं. वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज देन उसके बाद आते हैं पी पे. इन इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज विटनेस इंप्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स. ठीक है, ये सही लग रहा है, हम इसको देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. अभी हम दूसरे ऑप्शंस भी फटाफट चेक कर लेंगे. अब आप देख सकते हैं एस जो है, देखिए आप देख सकते हैं हैज विटनेस्ड, एस वाला देख सकते हैं. अब हैज विटनेस्ड, हैज से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होती बिकॉज हैज क्या आपका वर्ब है, तो ये हटा दीजिए, हट गया. ठीक है, अभी हमने इसको साइड में रखा हुआ है. अब आते हैं आर हम देख सकते हैं ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैज विटनेस इम्प्रेसिव इन इंडिया. देख इम्प्रेसिव इन इंडिया, कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा है. इम्प्रेसिव इन इंडिया ये हटा दीजिए, हट गया. अब आते हैं पी से. इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री one of the largest industries has witnessed impressive growth during the last 2 decades. अब सेंटेंस देखिए आप कैसा बन रहा है यहाँ पर. ठीक है, चलिए देखते हैं हम. इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री one of the largest industries growth during the one of the largest industry had witnessed impressive growth during the last 2 decades. ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बन रहा है. तो चलिए हम दोनों को एक बार वापस से रीड करके देखते हैं. क्यू वाला क्या है आपका? क्यू बनता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ऑटोमोबाइल industry has witnessed impressive growth during the last 2 decades. ठीक है, अब आप देखिए, अब यहाँ पे है इन इंडिया. अब भाई जैसे मैंने बोला कि भाई हम प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं करते हैं, प्रेपोजिशन से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, ये सही है. बट प्रेपोजिशन के बाद एक वर्ब, एक नाउन आना ज़रूरी है. ठीक है, तो जब भी हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करें तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, क्योंकि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो भाई सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आना चाहिए. तो भाई अगर आप प्रेपोजिशन लिख रहे हैं, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लिख रहे हैं, तो वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है. तो इससे प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए. तो यहाँ पे भाई 2 आंसर बन रहे हैं. 2 आंसर क्या बन रहे हैं? 2 आंसर अगर हम क्यू के साथ जाए तो भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज विटनेस इंप्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, ये भी सही है. अगर हम डी वाले के साथ जाते हैं जो कि हम पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, पी क्यू है. हाँ, one of the largest industries had witnessed impressive growth during the last 2 decades. तो भाई 2 आंसर है. मुझे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या लगता है, ये वाला जो कि क्यू से स्टार्ट हो. वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज विटनेस इंप्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स. तो सबसे इंप्रेसिव और सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है जो कि क्यू से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, आप बताइए, 2 आंसर यहाँ पे बन रहे हैं. आप बताइए कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है. आप कमेंट करिए और आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा आंसर लग रहा है. तो मेरे हिसाब से मुझे ये आंसर लग रहा है, बट ये भी आंसर है. आप बताइए कौन सा सही है. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम. वॉज फॉर्म्ड इन 1970 टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स इन वेस्टर्न इंडिया. The Sarvajanik Sabha and all classes of people were its members and needs of people. चलिए अब फटाफट लॉजिक लगाते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारा क्यू है इन वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, हो सकता है इन है वेस्टर्न इंडिया, उसके बाद नाउन आया है, वो सही है, हो सकता है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए तो वो सही है. अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो वो गलत है. ठीक है, चलिए. इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा was formed in 1870 to give voice to the demands and all classes of people were its members and needs of the people.
ठीक है, अब इसको हम साइड में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं पी। पी हमारा कहाँ है? वॉज फॉर्म। वॉज नहीं स्टार्ट हो सकता, गलत। क्यू, इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा, ठीक है, द सार्वजनिक सभा was formed in 1970 to give voice to the demands and needs of the people and all classes of people were its members। ठीक है, ये भी हो सकता है, दो हो गए। अब आते हैं आर। आर है एंड, ये एंड से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन चला गया। अब आपके दो दो ऑप्शंस बन गए, आपके दो दो आंसर्स बन गए, ये वाला। अब हम इसमें देखते हैं सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। चलिए अब हम पहले जाते हैं क्यू। क्यों अगर देखा जाए, इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा, ओके, द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स, ओके, टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर इट्स मेंबर एंड नीड्स ऑफ द पीपल। एंड नीड्स ऑफ द पीपल जो है यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि नीड्स ऑफ द पीपल पहले आना चाहिए और ये सेंटेंस जो है वो बाद में जाना चाहिए। मीन्स आर वाला जो सेंटेंस है वो बाद में जाना चाहिए, ठीक है। एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर इट्स मेंबर्स, ठीक है। चलिए हम ये वाला वापस देखते हैं, सी वाला। इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा was formed in 1870 to give voice to the demands and needs of the people and all classes of people were its members, ठीक है। तो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है, वो है QPSR। क्या है? QPSR। तो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है? QPSR। QPSR। क्यों? क्योंकि भाई जब ये एंड नीड्स ऑफ द पीपल जो है भाई वो लास्ट में एंड हो रहा है, ठीक है, उससे जो सेंटेंस है वो लास्ट में एंड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से नीड्स ऑफ द पीपल को पहले कंसिडर करना चाहिए, तो वो पहले आना चाहिए, उसके बाद अदर सेंटेंस जो है आना चाहिए, ठीक है। अब कितने सहमत है मेरे इस लॉजिक से आप प्लीज़ बताइए। अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ डू कमेंट, बिकॉज भाई ये जो सेंटेंसेस है ना, ऑर्डरिंग सेंटेंस, ये लॉजिक से ही सॉल्व होते हैं भाई, क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं होता है कि बैठ के उसका मीनिंग समझते बैठे, ठीक है। आप भी इतना इंटरेस्टेड नहीं और मैं भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं आपको बैठा के मीनिंग समझाऊँ और ये वीडियो को पढ़ा करते जाऊँ, बिकॉज आपको भी पता है कि आपको लॉजिक चाहिए। क्यों? क्योंकि यू डू नॉट हैव द टाइम, you have to just use the logic and you have to just finish with the question and you have to move ahead, ठीक है। चलिए, तो जिनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारी इंग्लिश जो है वो वीक है, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो भैया लॉजिक करिए। तो लॉजिक हम सॉल्व करें, क्या करें? बेसिक नॉलेज से, बिकॉज आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए कि भाई सेंटेंस का जो स्टार्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए। भाई वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, प्रपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता है, प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है लेकिन उसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है, कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सारे जो ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इससे जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो हमारे वहीं पर हमें फटाफट जो है ऑप्शंस हमें कट करते जाने हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक है और यही इजी वे है इनको सॉल्व करने का, बिकॉज भाई बहुत से बच्चे हैं जिनकी जो इंग्लिश है वो वीक होती है, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि सेंटेंस क्या है, तो भाई इसलिए आप ये लॉजिक लगाइए फटाफट और फटाफट सॉल्व करिए। चलिए, ठीक है। तो आपका सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए और आपका सेंटेंस एंड भी नहीं होना चाहिए। किससे? प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब भी हो गया, इनसे भी सेंटेंस को हमें स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो भाई अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज चाहिए, तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई जो जिन बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन करी है उनके लिए एक अलग से पूरा एक स्पेसिफिक पूरे रूल के साथ एक वीडियो बनती है, उनको रोज़ जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका जो है बेस है वो क्लियर हो जाएगा। जिनका बेस बहुत वीक है तो उनका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, इंक्वायरी करिए, डेमो क्लासेस लेके देखिए, ठीक है। आपके लिए यूज़फुल होगा तो आप कंटिन्यू करिए, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। The opportunities to the great triumphs today are but a step towards the achievement we celebrate and achievements that await us। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यू से। क्यू अगर आप देखिए, today are but a step towards the achievement we celebrate
द अपॉर्चुनिटीज, पहला वाला हटा दीजिए बिकॉज यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे सेंटेंस ही लिंक नहीं हो रहा है, कुछ भी उल्टा पुल्टा सेंटेंस जो बने जा रहा है। नेक्स्ट आइए एस पे। एस देखिए एंड से स्टार्ट है, हटा दीजिए, एंड से स्टार्ट है, हटा दीजिए। नेक्स्ट आइए पी। पी है द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेट ट्रियम्स, द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट ट्रियम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, ठीक है, टुडे आर बट अ स्टेप टूवर्ड्स द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट। ठीक है, हम इसको रख सकते हैं बाजू में। नेक्स्ट आता है आर से। आर है द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे are but a step towards the opportunities to the great triumphs and achievements that await us। सेंटेंस अस से ऐड नहीं होना चाहिए, ये हट गया। तो आपका आंसर क्या बनता है? PSQR। आपका आंसर क्या बनता है? PSQR। ठीक है, चलिए बन गया, फटाफट निकल गया आपका सेंटेंस, फटाफट ऑप्शन निकल गया। पढ़ के देखिए वापस से। पहला है पी, द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेट ट्रियम्स। द अपॉर्चुनिटीज टू द ट्रियम्स का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, सक्सेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर ट्रियम्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मतलब सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज। द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेट ट्रियम्स एंड अचीवमेंट्स, क्या है उसके बाद एस, एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट us today are but a step towards the achievement we celebrate। ठीक है, achievements we celebrate। तो आपका आंसर जो बनता है वो है सी। चलिए आ जाइए 59 पे। 59 पे आ जाइए। And the vision to carry out a full-scale revolution, part in revolts against taxes and food scarcity, but they lacked the means programs during British रूल एंड पीजेंट्स ऑफन टुक। ठीक है, चलिए अब चाहिए लॉजिक पे आ जाते। पहला है एस। एस से देखिए ड्यूरिंग से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, हटा दीजिए। ड्यूरिंग से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। ड्यूरिंग क्या है? आपका एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, ड्यूरिंग नहीं आएगा, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, नहीं आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट्स नहीं आएगा, वो हटा दीजिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस आपके सेंटेंस जो है ना वो इससे होते हैं, एन, एट। ठीक है, इनसे आपके जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होते हैं मोस्टली। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट्स ऑफन टुक, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट्स ऑफन टुक पार्ट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट taxes and food, and the vision to carry out a full-scale revolution scarcity, but they lack the means and means programs। चलिए, तो यहाँ पे ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग ब्रिटिश, तो भाई हम देख सकते हैं बिकॉज ड्यूरिंग के बाद क्या है? एक नाउन का इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया? एक नाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम उसको साइड में रखते हैं। क्या करते हैं? अभी हम उसको साइड में रखते हैं, रख दिया साइड में। अब आते हैं क्यू से। क्यू वाला देखिए आप, यहाँ पे स्टार्ट होता है पार्ट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट, पार्ट इन रिवॉल्ट इन अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड। ठीक है, यहाँ पे पार्ट से स्टार्ट किया गया, रॉन्ग है, हटा दीजिए। नेक्स्ट आता है आर। आर देखिए क्या है? स्कार्सिटी बट दे लैक्ड, हटा दीजिए, हटा दीजिए। फिर उसके बाद है टी, एंड द विजन, हटा दीजिए। तो आपका आंसर देखिए क्या बन गया? ये बन गया। आपका आंसर देखिए क्या बन गया? ये बन गया। तो ये आपका प्रेपोजिशन है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद नाउन इस्तेमाल किया गया, तो हमने उसको, ठीक है, कंसिडर किया हमने, क्योंकि हमारे पास अदर कोई ऑप्शंस है नहीं। अगर हमारे पास अदर ऑप्शंस होते तो हम उसको कंसिडर करते। जैसे हमने एक में देखा कि वहाँ पे दो आंसर्स हमें मिल रहे थे, तो यहाँ पे अदर ऑप्शंस ऐसा दूसरा आंसर हमें नहीं मिल रहा, तो हम इसके साथ जा रहे हैं। सो during British rule peasants often took part in revolts। peasants मतलब क्या होता है? जो आंदोलन करते हैं। peasants मतलब क्या होता है? जो आंदोलन करते हैं। सो ड्यूरिंग ब्रिटिश, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था,
तो जो आंदोलनकर्ता जो थे, सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल peasants often took part in revolts against taxes and food scarcity, but they lacked the means, programs and the vision to carry out a full scale revolution. ठीक है, तो आपका आंसर बनता है SQRP. आपका आंसर क्या है? SQRP. चलिए अब हम लास्ट वाले पे आते हैं. Its policy and announced reforms that the mounting tensions was heading, the colonial government, now seeing towards a crisis, wisely decided to change. चलिए आते हैं P. P है its policy and announced reforms that the mounting tension was heading, the colonial government, now seeing towards a crisis, wisely decided to change. चलिए हम देखते हैं, इसको साइड में रखिए. अब आता है R. R है the colonial government, now seeing that the mounting tension was heading towards a crisis, wisely decided to change its policy and announced reforms. ठीक है, इसको भी रखिए. ठीक है, एस से स्टार्ट करते हैं. एस वाला क्या है? टूवर्ड्स क्राइसिस. हटा दीजिए. ठीक है, प्रेपोजिशन है. टूवर्ड्स क्या है? प्रेपोजिशन. उसके बाद क्या है? आर्टिकल यूज किया गया. हटा दीजिए. हो गया. चलिए नेक्स्ट आते हैं एस. वापस एस से स्टार्ट किया है, ये वापस हट जाएगा. अब आपके पास दो ऑप्शन है. दो ऑप्शन है. पहला है पी. पी किससे स्टार्ट हो रहा है? इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म्स. ठीक है, इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म्स. तो इट्स है, इट्स क्या है? एक प्रोनाउन है. ठीक है, तो उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है. तो पढ़ के देखते हैं. इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म्स दैट द माउंटिंग टेंशन was heading the colonial government now see. ये गलत मुझे लग रहा है. इसका जो आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो वो बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं लग रहा है. अगर आप बी वाले पे देखते हैं, द colonial government now seeing that the mounting tension was heading towards a crisis, wisely decided to change its policy. सही बन रहा है. Change its policy and announced reforms. तो आपका सही आंसर क्या है? RQSP. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. अब आते हैं हम मैच द पेयर. अब इसमें क्या होता है ना कि आपको एक लिस्ट दे दिया जाता है और आपको उसकी मीनिंग दी जाती है और आपको उसकी मीनिंग के साथ मैच द पेयर करना. अब भाई ये तभी पॉसिबल है जब आपकी वोकैबुलरी जो स्ट्रांग है. ठीक है, वोकैबुलरी स्ट्रांग है. इसमें भाई हम कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते हैं. ये सारा आपका वोकैबुलरी पे बेस्ड है. भाई अगर आपको वोकैबुलरी आती है, वर्ड्स का नॉलेज है, उनके मीनिंग आते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहला है वर्नेकुलर. आप देख सकते हैं कि आपका जो मीनिंग दिया गया है वो सब स्टार्ट हो रहा है लैंग्वेज. मतलब कि ये जितने भी मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं ये कोई ना कोई लैंग्वेज से रिलेटेड है. ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये कोई ना कोई लैंग्वेज से रिलेटेड है. ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अभी. तो पहला है वर्नेकुलर. अब वर्नेकुलर का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनके लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है. वर्नेकुलर. तो आपका पहला क्या बनता है? A2. ये पहला बन गया. ठीक है, पहला क्या है आपका? A का जो है वो है 2. ठीक है, तो वर्नेकुलर का मतलब क्या बताया मैंने? लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. तो अब यहाँ पे देखिए भाई, पहला हमको आंसर मिल गया. अगर आपको मीनिंग पता है, भाई इसमें भी लॉजिक है. अगर आपको मीनिंग पता है तो आप यहाँ पे भी फटाफट कर सकते हैं. तो आपको पहले का पता चल गया कि भाई पहले का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. तो भाई आपका जो ऑब्वियसली है कि आपका जो अब स्टार्ट होगा वो 2 नंबर से स्टार्ट होगा. तो आप ये बाकी वाले हटा दीजिए. 3 वाला हटा दीजिए, ये भी 3 वाला हटा दीजिए. अब आपका भाई 2 नंबर जो स्टार्ट हो रहा है उसके 2 ऑप्शंस हैं. अब आगे आते हैं. रिटोरिक का मतलब क्या होता है? रिटोरिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे. ठीक है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे. तो यहाँ पे है फर्स्ट वाला, लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल. रिटोरिक मतलब क्या होता है? पोएम से.
ठीक है भाई, हम पोएम सुनते हैं तो पोएम कैसे होते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती है, बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम कोई पोएम सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई कविता सुनते हैं, तो रिटोरिक होता है। तो आपका यहाँ पे बन चुका है पहला आपके 2 नंबर से स्टार्टर, क्योंकि आपको मीनिंग पता है। ठीक है, तो इसमें आपको मेन आपका वोकैबुलरी होना चाहिए, वोकैबुलरी आपका पक्का है तो आप फटाफट इसको कर लेंगे। तो वर्नेकुलर उसका नंबर 2 है, रिटोरिक अब उसका नंबर 1 है। तो आपका यहाँ क्या बन रहा है, आपका ऑप्शन ये है, आपका ऑप्शन बी वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। ठीक है, तो आपका पहला वर्ड है इंटरनिसाइन। पहला वर्ड क्या है, इंटरनिसाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इंटरनिसाइन। इंटरनिसाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। ठीक है, थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम, एक ही कम्युनिटी की है, कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, उनमें ही वो जो चीज़ है वो अकर होते जा रही है। ठीक है, कोई वर्क है वो अकर होते जा रहा है, या तो कोई गलती है या तो कोई मिस्टेक है, वो अकर होते जा रहा है। अकर मतलब बार बार होते जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला है थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। ठीक है, तो इंटरनिसाइन का मतलब क्या होता है भाई, आपस में ही हम झगड़ना शुरू कर देते। एक ही कम्युनिटी के हम लोग हैं, ठीक है, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ हम झगड़ना शुरू कर देते, उसे हम कहते हैं इंटरसाइन। सो द थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। तो आपका यहाँ पे थर्ड आपका जो पहला है, तो अब देखिए ऑप्शंस, थर्ड वाला है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पहले जो बाकी के जो है वो हट गए आपके, 4 से शुरू नहीं हो रहे, क्योंकि पहले का आंसर क्या मिल गया हमें, पहले का आंसर हमें मिल गया थर्ड। अब थर्ड के जो है 2 ऑप्शन है, थर्ड वाले के साथ 2 ऑप्शन है। चलिए हम देखते हैं सेकेंड वाला, रिवोक। अब रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी के भी पावर को, किसी के भी अग्रीमेंट को कैंसिल करना, रिवोक करना। ठीक है, पावर को कैंसिल कर देना। ठीक है, ऑफिशियली कैंसिलिंग द पावर ऑफ एन अग्रीमेंट। भाई कुछ अग्रीमेंट हुआ है, उसको कैंसिल करने की क्षमता, उसे हम कहते हैं रिवोक। तो उसका आंसर क्या है यहाँ पर, ऑफिशियली कैंसिलिंग द पावर ऑफ एन अग्रीमेंट। हो गया, क्या है, 3 और 1। तो आपका आंसर है ये। ठीक है, आपका आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। ठीक है, अगर आपको बाकी का मतलब चाहिए, बाकी का मतलब है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर किसी के ऊपर दोष लगाया गया है, अगर वो पर्सन जो है अक्यूज्ड है, ठीक है, तो उसके एक्विजिशन को हटाना, उसके दोष को हटाना ऑफिशियली, उसे हम कहते हैं एक्सोनरेट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनरेट। और वेनरेबल का मतलब क्या होता है, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, उसे हम कहते हैं वेनरेबल। वेनरेबल। अब यहाँ पर मैंने आपको वर्नेकुलर का मतलब बताया था, रिटोरिक का मतलब बताया था, पार्लेंस। ठीक है, पार्लेंस का मतलब क्या होता है, पार्लेंस का मतलब होता है कि लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। क्या मतलब होता है, लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। भाई ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अगर आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो भाई बहुत से गांव हैं, हर एक गांव जो है वो अलग अलग तरीके का जो भाषा है वो यूज़ करता है। अगर आप यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग गाँव के जो लैंग्वेज है वो अलग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग a particular group of people using language, different language, it's parlance. And jargon, jargon का मतलब क्या होता है, language used for a specialized communication. ठीक है, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसे हम कहते हैं जार्गन। चलिए अब आते हैं हम 73 पे। 73 पे है अटॉनमेंट। अटॉनमेंट, अटॉनमेंट का मतलब क्या होता है, अटॉनमेंट है, सेग्रिलेज है, क्लॉबैक है एंड बैंडवेगन है। ठीक है, क्या है, बैंडवेगन। अब है अटॉनमेंट। अटॉनमेंट का मतलब क्या होता है, मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स। ठीक, क्या बताया मैंने आपको अटॉनमेंट का मतलब, अटॉनमेंट का मतलब होता है मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स। मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपसे गलती हो चुकी है, आप गलती हो चुकी है, आप उस गलती को आप सुधारना चाहते हैं। अमेंड्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, तो आप उस गलती को सुधारना चाहते हो, आप कैसे सुधारोगे भाई, ये आपको अच्छे से पता है।
ठीक है, उसके लिए आप सोल्यूशन ढूंढते हो, सॉरी बोलते हो, गिल्ट फील करते हो, ठीक है, उस पर्सन के लिए कुछ करते हो ताकि वो पर्सन भाई जो है वो हैप्पी हो जाए, ठीक है, रिलेशन जो है वो अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स। तो अटॉनमेंट का मतलब होता है कि अपनी गलतियों को सुधारना। तो पहला मिल गया आपको 4, तो 4 4 4, हाँ, तो आपको ये 3 3 वाले हटा देने, 3 वाले हटा देने। अब आपके 4 के पास 4 के 2 ऑप्शन है। चलिए हम जाते हैं सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है कंटेमिनेटिंग अ होली प्लेस। सैक्रिलेज भाई होली प्लेस जो रहता है, जैसे हमारे जो होली रिवर होते हैं, होली रिवर होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको कंटेमिनेट करते हैं। कंटेमिनेट मतलब क्या करते हैं, हम उसको गंदा कर देते हैं। गंदा कैसे करते हैं भाई, उसमें नहा के उसी में कपड़े फेंक के आ जाते हैं, उसमें माला डाल के आ जाते हैं, कैरी बैग्स फेंक के आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भाई जब हम कुछ खा रहे हैं तो वहीं फेंक के आ जाएंगे। इसे हम क्या करें, कंटेमिनेट करें। तो सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, कंटेमिनेटिंग अ होली प्लेस। तो आपका आंसर क्या बन गया है, ये वाला मिल गया। क्लॉबैक। क्लॉबैक का मतलब क्या होता है, रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड। क्लॉबैक का मतलब होता है रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड, ठीक है। अब भाई जो पैसे आपने पे कर दिए हैं और उसको रिट्रीव करना, रिट्रीव करना मतलब वापस से हासिल करना, उसे हम कहते हैं क्लॉबैक। कभी कभी देखा आपके पास स्कैम हो जाता है, स्कैम हो जाता है, आप क्या करते हैं भाई, आपने पैसे पे कर दिए, भाई उसके लिए आप जद्दोजहद कर लेते हैं कि भाई हमारे पैसे आ जाए। तो जब आप रिट्रीव कर लेते हो, ठीक है भाई, किस्मत अच्छी हो तो आप रिट्रीव कर लेते हो, तो उसे हम कहते हैं क्लॉबैक, रिट्रीविंग, वापस लेना। बैंडवेगन। बैंडवेगन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट किसी में भी मतलब वॉर करने में, या फिर जैसे आपने मॉब लिंचिंग सुना होगा, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। गुड एक्टिविटी या बैड एक्टिविटी करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं उसे हम कहेंगे बैंडवेगन। चलिए, ये इसके साथ मैच करता है और ये इसके साथ मैच करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फेलोनी, restitution, okay, restitution, okay, so felony, restitution, chagrin, it's chagrin and diatribe. चलिए हम वन बाय वन इनके मीनिंग के साथ जाते हैं। पहला है फेलोनी। फेलोनी का मतलब क्या होता है, एक सीरियस क्राइम, आपने कोई भाई गंभीर अपराध किया है, उसे हम कहते हैं फेलोनी। तो फेलोनी, ठीक है। तो फेलोनी का मतलब क्या, सीरियस क्राइम, भाई आपने कोई गंभीर अपराध किया है, उसे हम कहते हैं फेलोनी। तो आपको पहला मिल चुका है, ए का 3 वाला देखते हैं, ठीक है। अब तो ये वाला हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए। अब 3 वाले जो है आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 वाले जो है आपके पास 2 ऑप्शन है। चलिए हम दूसरा जाते हैं, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, टू रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल। टू रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल, भाई आपका कुछ गुम हो गया है, जैसे आपका फ़ोन, जैसे ठीक है, जैसे कभी कभार क्या होता है, आपका फ़ोन चोरी हो गया या फ़ोन गुम हो गया, ठीक है। अब भाई जिस पर्सन को मिलता है, भाई वो पर्सन बहुत ही अच्छा है, दयावान है, काइंड है, ऑनेस्ट है, तो वो क्या करेगा भाई, वो फ़ोन करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन, कि भाई आपको अगर कोई सामान मिला है, आपको उसके ओनर को वापस रिटर्न कर दीजिए, उसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। तो क्या है आपका यहाँ पर, वेयर इज रेस्टिट्यूशन, टू रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन। आपको मिल गया आंसर 3 2 4 1, ठीक है। शैग्रिन, शैग्रिन का मतलब क्या होता है, शैग्रिन का मतलब होता है, शैग्रिन का मतलब क्या होता है, शैग्रिन का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, आपको बहुत ही बुरा लगा है, ह्यूमिलिएट हुए हो आप, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन, ठीक है। तो आपका जो शैग्रिन का आंसर बनता है वो है 4। एंड डाइट्राइब, डाइट्राइब का मतलब होता है अ लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, भाई अगर आप किसी का, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, जैसे कोई मूवी हो गई या किसी का कोई एक्शन हो गया, उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसके लिए आप भाई लंबा चौड़ा एक पूरा एक रिटर्न लेटर भेज देते हो, तो उसे हम कहते हैं अ लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डाइट्राइब। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, रैंगल, वैकी, कॉडेक्स एंड पोस्ट स्क्रिप्ट। चलिए अब हम आते हैं रैंगल। रैंगल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड
तो रैंगल का मतलब क्या होता है भाई, चिल्ला चिल्ला कर आर्ग्यूमेंट करना। भाई आप गुस्से में रहते हो, तो गुस्से में रहते हो तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, आप चिल्ला चिल्ला कर आर्ग्यूमेंट करते हो, तो वो है कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट। तो आपको पहले का आंसर मिल गया है। रैंगल का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट करना। तो आपको पहले का आंसर मिल गया 3 3 3 3, तो ये हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए। अब 3, तो 3 के 2 ऑप्शन है। चलिए, वैकी, वैकी का मतलब क्या होता है, अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज। भाई कुछ स्ट्रेंज होता है, कुछ एक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रेंज लगते हैं आपको, या कोई पर्सन आपको स्ट्रेंज लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं वैकी, अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज। तो आपको आंसर मिल गया है ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कॉडेक्स। कॉडेक्स का मतलब क्या होता है, कॉडेक्स का मतलब होता है एंशिएंट टेक्स्ट। एंशिएंट टेक्स्ट, भाई अगर आप मंदिरों में जाते हो या तो फिर कोई हिस्टोरिकल केव्स में जाते हो, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें आप देखते होंगे कि भाई उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉडेक्स, एंड एंशिएंट टेक्स्ट। फिर उसके बाद आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड टू द मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट के साथ उसको ऐड किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 76, इनवेटरेट, सैंक्फ्रॉइड, ऑरिसी एंड इंटरमेंट। ओके, इनवेटरेट। अब भाई यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका वोकेबलरी का भी जो नॉलेज है यहाँ पे गेन हो रहा है, वोकेबलरी का भी जो नॉलेज है यहाँ पर गेन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स। इनवेटरेट का मतलब क्या, समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स, ठीक है, कुछ ऐसा काम जो हमेशा ही होते रहता है, ठीक है, समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स। जैसे my friend behavior is like that, whenever she meets me she always start fighting, she always starts fighting। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, something that always happens। भाई जब भी मैं उससे मिलती हूँ हमेशा झगड़ा ही होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनवेटरेट। इनवेटरेट। चलिए आपको पहले का मिल गया है 1, तो 1 के 2 ऑप्शन से 4 वाले हटा दीजिए। नेक्स्ट आता है सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। भाई ये एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है कि भाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बिल्कुल शांत हो जाइए, ठीक है, अपने मन को शांत करिए, ठीक है। तो ये सब में ये क्वालिटी नहीं होती, कुछ ही लोगों में क्वालिटी होती है। बिकॉज क्या होता है कि भाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, आप ऑलरेडी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, शांत बैठना नहीं हो पाता है, हम क्या बोलते हैं, हम बहुत अनईजी हो जाते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं, ठीक है, हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। सो सैंक्फ्रॉइड का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो आपको दूसरे का भी मिल गया है, तीसरा। तो आपका आंसर क्या बनता है, आपका ये है 1 3 2 4। फिर ऑरेसी। ऑरेसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच, ठीक है। भाई आप में वो क्षमता है, आप में वो एबिलिटी है कि भाई आप खुद को या किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी स्पीच के द्वारा, ठीक है। भाई किसी किसी में अलग अलग क्वालिटीज़ होती, कोई बोलने में हिचकिचाता है लेकिन वो लिखते टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन कोई लिखने में हिचकिचाता है, लिखना नहीं बन पाता है, तो वो बोलने में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो 2 तरह के लोग होते हैं, सबके अलग अलग क्वालिटी होती है, तो वो है ऑरेसी। इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, बरिंग द डेथ, ठीक है, बरिंग द, ठीक है। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो डेड बॉडी रहती है उसको हम बरी करते हैं, तो लास्ट फ्यूनरल राइट्स जो होते हैं वो प्रोसेस जो उसे हम कहेंगे इंटरमेंट। चलिए तो आपका इंटरमेंट ये रहा, और ऐसी आपका सैंक्फ्रॉइड ये रहा, और ऐसे आपका ये रहा। चलिए अब आ जाइए 77 पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 77। And here are a few words like ex gratia, suo motu, arrangement, and locus standi. Now these words which are in italic, and these words are known as borrow words. Borrow words मतलब क्या होता है, लैटिन से लिया गया है या ग्रीस से लिया गया है, ये टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो भाई आपको मतलब इन बिटवीन मैं क्या करूँगी, इन बिटवीन आपको मैं ये लिस्ट दे दूँगी, बोरो वर्ड्स के जो लिस्ट दे दूँगी और इनके मीनिंग दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के वर्ड्स आजकल जो है, जो CDS है, जो UPSC है, वो डाल रही है एग्जाम में, ठीक है। तो भाई ये वर्ड्स भाई ग्रीस के हैं, लैटिन के, भाई हमारा क्या ही लेना देना है,
ठीक है, लेकिन इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो भाई आपको ये लिस्ट मैं डाल दूंगी मीनिंग के साथ, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, भाई आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री, कुछ काम फ्री में करना। ठीक है, कुछ काम फ्री में करना। जैसे अब भाई हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, भाई सुबह से लेके शाम तक वो काम करती है। ठीक है भाई, हमारा घर में झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, खाना खिलाना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े तय करके रखना, आयरन करना, ये सब काम क्या फ्री में करती है। ठीक है, तो भाई हम वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं एक्स ग्रेशिया, मतलब समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री, बिना कुछ पैसे लिए, बिना उसके रिटर्न में लिए, उसे हम कहेंगे फ्री में करना। तो आपका पहला ऑप्शन मिल गया समथिंग दैट इज डन फ्री। चलिए हम आते हैं दूसरा, तो आपको ये वाले हटा देने, 1 वाले जो है वो हटा देने। सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब क्या होता है? ऑन हिज ओन मोशन, ऑन हिज ओन। ठीक है, सुओ मोटो, सुओ मोटो क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ऑन इट्स ओन मोशन। ऑन इट्स ओन मोशन का मतलब क्या होता है कि भाई खुद के दम पर हमें जितनी पावर है उस पावर को यूज कर कर कोई काम करना, उसे हम कहते हैं सुओ मोटो। ठीक है, तो आपका आंसर बन चुका है, यहाँ पर बी का 3 है। तो अब हम आप ऑप्शन देखते हैं 2, 3, तो आपका ऑप्शन है ये। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है टू स्टेट द चार्जेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। भाई आपको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और आपको पूछा गया कि आपके ऊपर क्या चार्जेस है। ठीक है, क्या चार्जेस है, तो इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, टू स्टेट द चार्जेस इन अ कोर्ट, टू स्टेट मतलब अपने चार्जेस को बताना कि आपके ऊपर कौन कौन से जो एक्ट्स है वो लगाए गए हैं, कौन कौन से जो दोष है वो लगाए गए हैं, उसे हम कहते हैं अरेंजमेंट। एंड लास्ट इज लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन। भाई आपके पास वो राइट है, आपके पास वो कैपेसिटी है, आप किसी एक्शन को आप लेके आ सके। ठीक है, किसी भी रूल को आप लेके आ सके, वो आपके पास वो राइट है। तो ये सारे के सारे जो मीनिंग है वो रिलेटेड है लॉ से। ठीक है, ये रिलेटेड है लॉ से। तो आपका आंसर क्या बनता है? आपका आंसर है 2, 3, 4, 1। ठीक है, 2, 3, 4, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम फेट अकम्प्लाई। फेट अकम्प्लाई, हेडोनिज्म, देन होप्लाची एंड ऑक्लोक्रेसी। ठीक है, ऑक्लोक्रेसी, होप्लाची एंड ऑक्लोक्रेसी। चलो अब हम आते हैं फेट अकम्प्लाई। फेट अकम्प्लाई का मतलब होता है समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विथ नो ऑप्शन टू डिनाई। भाई वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको डिनाई करने के लिए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है भाई, आपको स्कूल जाना है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको डिनाई करने के लिए, आपको जाना ही है, तो उसे हम कहते हैं फेट अकम्प्लाई। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो करना है मतलब करना है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। आपको ऑफिस जाना है मतलब जाना है, आप डिनाई नहीं कर सकते। भारी बारिश आए, तूफान आए, बिजली गिरे, कुछ भी गिरे, आपको जाना ही है। तो उसे हम कहते हैं फेट अकम्प्लाई। फेट अकम्प्लाई क्या है? यहाँ पर समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विथ नो ऑप्शन हो गया यहाँ पर। अब पहला मिल गया आपको, तो पहला है आपका यहाँ पर, तो ये वाले कट कर दिए, 3 वाले कट कर दीजिए। अब आपको पहले वाले देखने। हेडोनिज्म, हेडोनिज्म क्या मतलब क्या होता है? पर्टनिंग टू प्लेजर, पर्टनिंग टू। ठीक है, हेडोनिज्म। सो ये जो फेट अकम्प्लाई था ये एक ग्रीक वर्ड है, फेट अकम्प्लाई एक ग्रीक वर्ड है। हेडोनिज्म, हेडोनिज्म क्या मतलब क्या होता है? हेडोनिज्म का मतलब होता है पर्टनिंग टू प्लेजर। पर्टनिंग टू प्लेजर मतलब कि भाई आप सिर्फ खुशी ढूंढ रहे हैं, पेन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, ओनली यू आर थिंकिंग अबाउट प्लेजर, सिर्फ आपके पास खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, और यहाँ पर पेन का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसे हम कहते हैं हेडोनिज्म। ठीक है, तो आपका आंसर बन चुका है, आपका आंसर है 1, 4, 1, 4, 1, 4। यस, तो ये आपका ये है, और ये इसको कट कर दीजिए। ठीक है, अदर मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। होप्लार्ची, होप्लार्ची का मतलब क्या होता है? ठीक है, होप्लार्ची का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री का मतलब क्या होता है? रूल बाय द मिलिट्री। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है सिचुएशन? यहाँ पे जो मिलिट्री जो है वो रूल कर रही है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट रूल करती है तो वैसे यहाँ पे मिलिट्री रूल करती है, इसे हम कहते हैं होप्लार्ची। ठीक है, होप्लार्ची। ठीक है, ये है यहाँ पर ऑप्शन। एंड ऑक्लोक्रेसी,
ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मॉब्स। गवर्नमेंट बाय मॉब्स मतलब यहाँ पे जो आम आदमी है, यहाँ पे जो लोग हैं वो रूल करते हैं गवर्नमेंट पे, ठीक है। ये है हॉक्लोक्रेसी। भाई आने वाले समय में यही होगा कि भाई लोगों की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि भाई वो ही रूल करना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। चलिए, ठीक है। सो इफ अ कंट्री इज रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय द मॉब, if a country is ruled or controlled by the mob, and then it is known as hoclocracy। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 79 क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज नादिर, देन रेप्सिडी, नादिर, रेप्सिडी, एम्बल एंड पिटेंस, एम्बल एंड पिटेंस। तो चलिए पहला वर्ड है आपका नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। नादिर का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है द वर्स्ट मूवमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन का एक वर्स्ट मूवमेंट एक आता है ना, हमारे लाइफ में भी आता है, एक वर्स्ट मोमेंट आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं नादिर, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो आपका पहला ऑप्शन मिल गया है जो थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये हट जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देन रेप्सिडी। रेप्सिडी का मतलब क्या होता है? रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज, रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज, ठीक है। जब हम किसी को प्रेज करते, किसी की तारीफ करते, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो स्पोकन में हो, वर्बली हो, तो उसे हम कहते हैं रेप्सिडी। तो आपका मिल चुका है यहाँ पर फोर्थ, आपका ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। एम्बल, एम्बल का मतलब क्या होता है? वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे वॉक करना, धीरे धीरे चलना, उसे हम कहते हैं एम्बल। एंड पिटेंस का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पैसों के बारे में यहाँ पे बात की गई है जो कि स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं पिटेंस। पिटी, 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 यू नो पिटी, सो पिटी इज कम, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। डैम्प स्क्विप, डैम्प स्क्विप, एक्सर्ट, रोस्ट्रम एंड स्काउच, रोस्ट्रम एंड स्काउच। डैम्प स्क्विप्ट, डैम्प स्क्विप का मतलब होता है सिचुएशंस और इवेंट्स दैट आर लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। Situation or events that are less impressive than expected, situations or event that are less impressive। कोई सिचुएशन या कोई इवेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम इम्प्रेसिव है। भाई एक्सपेक्टेशन थे कि भाई वो बहुत ही अच्छा होगा, जो इवेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा, अमेज कर देगा, लेकिन भाई वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम था, एक्सपेक्टेशन से भाई वो बहुत ही कम रहा, इम्प्रेसिव नहीं था, तो उसे हम कहते हैं डैम्प स्क्विप, डैम्प स्क्विप, ठीक है। तो भाई यहाँ पे थर्ड से शुरू हो रहा है, तो आपको ये निकाल देना है, ये निकाल देना है, 2 वाले जो है निकाल देने। सो डैम्प स्क्विप का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतरता है, कोई भी सिचुएशन या इवेंट या कोई फंक्शन, तो वो क्या होता है, वो लेस इंप्रेसिव रहता है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं डैम्प स्क्विप। एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट, फिल्म और म्यूजिकल पीस। एक्सर्ट, एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का मतलब होता है कि भाई एक छोटा सा पार्ट, चाहे वो बुक से लिया गया हो या किसी फिल्म से या किसी म्यूजिक से लिया गया है, उसे हम कहते हैं एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट, ठीक है। चलिए तो ये आपका बनता है यहाँ पर 4, 3, 4, मतलब कि आपका ऑप्शन है ये। रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मतलब होता है स्मॉल रेस प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज। रोस्ट्रम स्मॉल रेस प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज। भाई आपने स्टेज देखा होगा कि वहाँ पे थोड़ी सी ऊंचाई रहती है, ठीक है, एक सीढ़ी की तरह रहती है, वो ऊंचाई रहती है, तो हम उसे कहते हैं स्मॉल रेस प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज। एंड स्काउच, स्काउच का मतलब होता है समथिंग दैट कॉज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। भाई मुश्किल में डाल देना, मुश्किल पैदा करना, मुश्किल में डाल देना, उसे हम कहते हैं स्काउच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एक ही शब्द है और एक ही शब्द के आपके 3-3 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ढूंढना है कि वो जो एक सेंटेंस जो दिया गया है, क्या वो तीनों एक वर्ड जो दिया गया है, क्या वो तीनों सेंटेंस में सही प्लेस किया गया है, या दो में या एक में, ठीक है, या किसी में भी नहीं, ये हमें ढूंढना है। ओके, तो पहला वर्ड है क्यूनिफॉर्म। क्या है ये? क्यू से शुरू है, क्यू 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 से शुरू है, ठीक है, क्यू। ये सी यू है लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे क्यूनिफॉर्म। अब क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ये एक एंशिएंट प्रोसेस है राइटिंग का, ठीक है, जो एंशिएंट टाइम में जो राइटिंग के लिए यूज़ किया जाए, तो मेथडोलॉजी जो यूज़ किया जाता था उसे हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म, ठीक है। सो इट इज़ एन एंशिएंट राइटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर ओवर 1000 years, ठीक है, वेरियस कल्चर्स में, ठीक है। ये एक सिस्टम था, एक राइटिंग, एंशिएंट राइटिंग सिस्टम, उसे हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म, उसे हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म। चलिए अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस। द क्यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ टेम्पल्स, द क्यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ टेम्पल्स गिव देम अ ग्रैंड अपीयरेंस। अब यहाँ पे पैटर्न के बारे में बात की गई, क्यूनिफॉर्म एक पैटर्न नहीं है। क्यूनिफॉर्म क्या है? एक राइटिंग स्किल है, ठीक है, ये पैटर्न नहीं है, ये एक राइटिंग सिस्टम है जो फॉलो किया जाता है एंशिएंट टाइम में, ठीक है। तो ये पैटर्न नहीं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते थे राइटिंग के लिए, ठीक है, ये एक सिस्टम यूज किया जाता था, ये एक तरीका था लिखने के लिए जो एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था। तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्यूनिफॉर्म लिटरली मीन्स वेज शेप्ड एंड इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन क्ले, ठीक है। इट इज एन वेज शेप्ड means wedge shaped and is an ancient, तो ancient form है, तो ये सही है, ठीक है। cuneiform shaped geographical features across the desert bear the mark of vigorous wind erosions। तो geographical features के बारे में बात करें, geographical मतलब ये भी past से related है, ancient से related है, इसलिए यहाँ पर भी सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये तीनों सेंटेंस में सही है या दो में है या एक में है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है दो, क्योंकि ये दो में सही यूज किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है, हत्स्पा। अब आपका न्यू वर्ड है हत्स्पा। क्या है? हत्स्पा, हत्स्पा। अब हत्स्पा का मतलब क्या होता है? हत्स्पा का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट। क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट करना, ठीक है, हद से ज्यादा। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ही डिस्प्लेड रियल हत्स्पा while facing the belligerent oppositions all by himself। Now what do you mean by belligerent? ठीक है, सो बेलिजरेंट ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अग्रेसिव नेचर उसने फेस किया। क्या किया? अग्रेसिव नेचर। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि भाई सामने वाला जो है वो बस फाइट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनता है? ही डिस्प्लेड रियल हत्स्पा व्हाइल फेसिंग द बेलिजरेंट ऑपोजिशन ऑल बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जब उसने फेस किया, क्या फेस किया? जब उसने भाई अग्रेसिव ऑपोजिशन फेस किया, ठीक है, अग्रेसिव नेचर जब फेस किया, तो भाई वो अकेला ही कॉन्फिडेंटली वो वहां पे डटा रहा और वो फेस करता रहा। उसके साथ कोई भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए, बट ही वॉज देयर। सो ही डिस्प्लेड रियल हत्स्पा, रियल कॉन्फिडेंस while facing the belligerent opposition all by himself। खुद ही अकेला खड़ा रहा और उसने जो भी अग्रेसिव जो भी रिस्पॉन्स उसको आ रहे थे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो उसको आ रहे थे, वो अकेला वहां खड़े होकर डटा रहा और फेस किया। तो यहाँ पे भाई रियल, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात की गई है। सेल्फ मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट, ठीक है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट, घमंड करना, तो इसे हम कहते हैं हत्स्पा। तो ये पहला वाला जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। द लॉयर डिस्प्लेड रियल हत्स्पा इन प्रेजेंटिंग टेक्नोटॉनिक एविडेंस इन कोर्ट दैट चेंज द ट्रैक ऑफ द केस एंटायरली। ठीक है, तो टेक्टोनिक एविडेंस मतलब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस। तो भाई जो लॉयर था, लॉयर में इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई वो अकेला ही एक इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है उसने कोर्ट में प्रेजेंट किया, एंड दैट चेंज द ट्रैक ऑफ द केस एंटायरली। और उसके कारण क्या हुआ कि जो केस का जो रुख था वो पूरा ही
बदल गया। तो यहाँ पर भी हम क्या बात करें, हत्सपा मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें तो ये आंसर भी आपका सही है। नेक्स्ट करते हैं, ही रैन विथ हत्सपा टू सिक्योर फर्स्ट प्राइज एट द अवार्ड सेरेमनी। Okay, so the third sentence is he ran with chutzpah to secure, he ran with chutzpah, ठीक है, यहाँ पे C जो है वो साइलेंट है। So he ran with chutzpah to secure first prize at the award ceremony। तो अब यहाँ पे पढ़ के देखिए, he ran with self confidence। भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई कैसे भाग सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मानेंगे। ओके, ही वॉक विथ हत्सपा, ही वॉक विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सही है, लेकिन ही रैन विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस ये थोड़ा नहीं जम रहा है, तो इसलिए हम इसको निकालते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी रखते हैं, क्योंकि दो में सही उसको यूज़ किया गया। आप दो पढ़िए और ये लास्ट वाला पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात किया गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो कॉन्फिडेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर बोलते कि ही वॉकड सेल्फ कॉन्फिडेंटली टू कलेक्ट द फर्स्ट प्राइज इन द एट द अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, वो समझते हैं, लेकिन ही रैन विथ, तो यहाँ पे ये नहीं समझते, ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोटिडियन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब क्या है, ये एक फैंसी वर्ड है डेली या फिर ऑर्डिनरी के लिए, ठीक है। डेली, डेली मतलब ये काम मैं रोज करती हूँ, तो ये कोटिडियन एक न्यू फैंसी वर्ड है, डेली या फिर ऑर्डिनरी, ये मेरे लिए आम बात है, ठीक है, ये मेरे लिए आम बात है। भाई घर के काम करना मेरे लिए आम बात है, पढ़ाई करना मेरे लिए आम बात है, रोज मैं पढ़ाई करता हूँ, ऑर्डिनरी है, रेगुलरली है, डेली है ये, तो ये एक कोटिडियन एक फैंसी वर्ड दिया गया उसको। चलिए हम पढ़ते हैं, इट वॉज कोटिडियन ऑन अकाउंट इट वॉज डेली और ऑर्डिनरी, ठीक है, हम डाल के देखते हैं। डेली और ऑर्डिनरी, इट वॉज डेली और ऑर्डिनरी ऑन अकाउंट ऑफ द courtiers, ठीक है, courtiers to take great pains to maintain the dignity of the ailing monarch, ठीक है। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब क्या होता है, कोर्टियस का मतलब क्या होता है कि भाई जो किंग रहता है, जो एक हाई पोस्ट पे रहता है, चाहे वो किंग हो, चाहे वो क्वीन हो, या फिर कोई अदर रूलर हो, उसका जो कंपेनियन होता है, कंपेनियन मतलब जो उसका साथी जो होता है, उसे हम बोलते हैं कोर्टियस। तो इसे क्या बोल रहे हैं, इट वॉज quotidian, it was daily or ordinary on account of the courtiers to take great pains to maintain the dignity of the ailing monarchy। ailing monarchy जो भाई जो रूल कर रहा है उसके लिए पेन लेना, उसके साथी के लिए ये एक आम बात है। तो ये आपका जो ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर बन रहा है। Then second is the rules of conduct of the highest judiciary are quotidian principles on which rest the very foundations of justice and democracy, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं बन रहा है आंसर। लास्ट वाला, his quotidian life means his ordinary life is contrary to what people think rather unexciting, ठीक है। भाई मेरी जो ऑर्डिनरी लाइफ वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही विपरीत है जैसा लोग समझते हैं। तो ये है आपका सही, आपका जो दो में है, दो में सही आंसर आपका बन रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब क्या होता है कि वेरी वर्स्ट कंडीशन, बैड सिचुएशन, ऑलमोस्ट डाइंग सिचुएशन, वही सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि भाई मरने के हालात आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं मॉरिबंड। चलिए हम पढ़ते हैं उसके सेंटेंस। द मॉरिबंड स्टेट ऑफ डिकेइंग कॉलोनी डिप्रेस्ड एवरीवन, सही है। द मॉरिबंड स्टेट, द मॉरिबंड स्टेट मतलब, द मॉरिबंड स्टेट मतलब कि भाई ऐसा स्टेट जो मरने के हालात पे है, ऑफ द डिकेइंग कॉलोनी डिप्रेस्ड एवरीवन, ठीक है। डिकेइंग कॉलोनी मतलब जो कॉलोनी भाई डिस्ट्रॉय होने वाली है, उस क्या हुआ है, डिप्रेस्ड कर दिया है सबको, ठीक है, पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। तो पहला आपका बन रहा है यहाँ पर मॉरिबंड मतलब ऑलमोस्ट वो मरने के कागार पे है, ठीक है, एक स्टेगनेंट स्टेट पे आ चुका है वो। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव, द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव रिमेन्ड मॉरिबंड डिस्पाइट अटेम्प्ट्स एट स्कटलिंग यूनिटी, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप, भाई जो स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप है,
दे रिमेन्ड इनएक्टिव और लाइफलेस। ठीक है भाई, पूरे ग्रुप ने भाई अपनी स्ट्रेंथ लगा दी लेकिन वो लाइफलेस रह गए। कैसे? इवन दो देयर वर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव और डिस्टर्ब इट्स यूनिटी। ठीक है, इवन दो देयर वर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव और डिस्टर्ब इट्स यूनिटी। ठीक है, भले ही सिचुएशन से हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाई स्ट्रेंथ जो ग्रुप थी उसने पूरा स्ट्रेंथ लगा दिया लेकिन तो भी सिचुएशन लाइफलेस ही रह गई। ठीक है, स्कटलिंग का मतलब होता है रूइंग, ट्राइंग टू रूइंग और डिस्टर्ब समथिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही बैठ रहा है, यहाँ पर भी लाइफलेस के बारे में बात की गई है। लास्ट, driven by a common purpose, the moribund group decided it would prevail notwithstanding of the adverseness of the situation. ठीक है, notwithstanding of the adverse situations। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि moribund group decided to prevail। ठीक है, तो ड्रिवन बाय अ कॉमन पर्पस का मतलब क्या होता है? मोटिवेटेड बाय द सेम गोल। क्या मतलब होता है मोटिवेटेड बाय द सेम गोल? यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में बात की है। द मोरिबेंड ग्रुप डिसाइडेड, मोरिबेंड ग्रुप मतलब कि भाई जो पहले ही मरने के हालात में है, डाइंग, इनएक्टिव, लैकिंग एनर्जी, ग्रुप डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया इट वुड प्रिवेल मीन्स कि टू सक्सीड और विन, इट वुड सक्सीड, decided it would prevail means to succeed notwithstanding of the adverseness of the situation, not with adverseness of the situation। adverseness मतलब क्या होता है? हार्डशिप और डिफिकल्टी। ठीक है, हार्डशिप और डिफिकल्टी, तो यहाँ पर भी ये सही बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी भाई हालात, बुरे हालातों के बारे में बात किया गया है। तो आपका जो आंसर है वो है सी, जो कि है थर्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा फेकेंडिटी। फेकेंडिटी का मतलब क्या होता है? फेकेंडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस अबंडेंटली। ठीक है भाई, उसमें क्षमता है बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कैन अप्लाई टू दिस आइडिया कैन बी अप्लाई टू द लैंड और रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसकी एबिलिटी है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस अबंडेंटली। फर्टिलिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। भाई कोई लैंड ऐसा है जो किसी का आपने लैंड देखा होगा भाई, उसकी वहाँ पे जो खेती कर लो तो भाई बहुत सारा उत्पादन होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, उसे हम कहते हैं फेकेंडिटी। चलिए, द Gangetic plains are blessed with historically significant fecundity on account of its rich soil। अब यहाँ पे भाई आप समझ लेंगे, आप देखो रिच सॉइल के बारे में बात किया गया है, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट के बारे में बात किया गया है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे सही बैठ रहा है क्योंकि फेकेंडिटी एक पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे बताया कि भाई हाईली प्रोड्यूस करता है, अबेडेंटली प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे सही बोला गया। गैंजेटिक प्लेन का मतलब प्लेन्स का मतलब क्या होता है कि भाई हाईली प्रोड्यूस करने वाला एरिया, उसे हम कहते हैं गैंजेटिक। तो पहला वाला है द कपल सॉट ब्लेसिंग्स एट द टेम्पल। The couple sought blessings at temple that was believed to possess the power of transform childlessness into fecundity। भाई कपल गया है मंदिर में ब्लेसिंग्स के लिए। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट अ चाइल्ड, दे आर चाइल्डलेस। सो भाई उसके ब्लेसिंग्स के लिए वो भगवान के पास गए कि भाई हमारा जो है भाई हमारी प्रेयर सुनिए और हमें they have a belief that we will get a child। तो यहाँ पर भी इसको सही इस्तेमाल किया गया है। The couple sought blessings at the temple that was believed to possess the power to transform childlessness into fecundity। ठीक है भाई, वो मंदिर में जो गए थे वहाँ पे बिलीफ है कि भाई वहाँ पे प्रे करते हैं, वो पावर ऐसा है कि भाई वो जिसको बच्चे नहीं है वो उसको बच्चे दे देता है। तो यहाँ पे फेकेंडिटी यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं the grass across the prairies made the landscape appear particularly fecund with cattle grazing by the thousands। ठीक है, प्रेरीज का मतलब क्या होता है? लार्ज एरिया, लार्ज ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई लार्ज एरिया है, लार्ज ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रास है और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैटल से ग्रेस करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो लैंड का जो उत्पादन है ग्रास का बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है। तो इस
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिप्रोडक्टिव है, तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो है 3। देखिए अब ये सब जो है ना, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं भाई, ये वर्ड्स जो है वोकेबलरी पे बेस है भाई। इसमें वोकेबलरी की आपकी प्रैक्टिस चाहिए। देखिए मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं भी आपको वोकेबलरी की लिस्ट दे सकती हूँ और आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बस एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है, आई ऑल्सो डोंट नो कि व्हाट विल कम इन द एग्जाम। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए वोकेबलरीज दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये को इस एग्जाम में ये वोकेबलरी पूछा तो हमने वहाँ से निकाल के आपको दे दिया, लेकिन भाई नेक्स्ट एग्जाम में कौन सा वोकेबलरी पूछेंगे ये हमें नहीं पता है। तो भाई वोकेबलरी आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, रेगुलरली वोकेबलरी करिए। जैसे अदर सब्जेक्ट्स आप करते हैं वैसे आप वोकेबलरी भी रोज करिए, बिकॉज आपका इंग्लिश जो है हाफ ऑफ द पार्ट है वो वोकेबलरी बेस होता है। वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो हाफ ऑफ द जो पार्ट है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो दूसरा है वो तो लॉजिक पे डिपेंड है। आप लॉजिक यूज़ करेंगे तो फटक से हो जाएगा। और बाकी जो रूल्स वगैरह है, ठीक है, वोकेबलरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, रूल्स भी करिए, जो स्पॉटिंग द एरर्स है उसको सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है हमें, गिवन बिलो आर सेंटेंसेस दैट यूज डिस्कोर्स मार्कर्स expressions to make them complete. Identify the most appropriate discourse marker expressions and mark your answers accordingly on the answer sheet. अब यहाँ पर आपको कुछ conjunctions दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ conjunctions दिए गए हैं और इस इंक्लूडेड है, conjunctions है, prepositions है। अब आपको यहाँ पर इसको fill करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको fill करना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये है 86 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। डैश द प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक ओवर फ्रॉम द चर्च, द प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक ओवर फ्रॉम द चर्च, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ एंड मैरिजेस was complete by 1792 in Europe. ठीक है, so what is the meaning of this sentence? The process by which the state took over from church. भाई चर्च के पास पहले अथॉरिटी थी कि भाई उसको वो क्या काम करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करेगा, किसका, बर्थ का, डेथ का और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्टेट ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले ली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले ली और उसको पूरा कंप्लीट किया, वो प्रोसेस को कंप्लीट किया। कब तक कंप्लीट किया, 1972 में। और ये प्रोसेस कब हुआ था, ये कहाँ पे लागू हुआ था, ये हुआ था यूरोप में। ठीक है, तो बिसाइड्स, अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, बिसाइड्स, हाउएवर, लेटर एंड इंस्टेड। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स दो बिसाइड होते हैं, एक होता है ये बिसाइड, एस बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, ये बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बिसाइड मी, मेरे साइड में कोई बैठा है या मेरे साइड में कोई वस्तु रखी गई, ये होता है बिसाइड, ये प्रेपोजिशन, ये भी प्रेपोजिशन है। लेकिन इसका जो मतलब होता है बिसाइड्स, अगर एस होता है मतलब एडिशन। ठीक है, बिसाइड्स कुकिंग आई लाइक सिंगिंग, बिसाइड्स कुकिंग आई लाइक सिंगिंग। सिंगिंग के कुकिंग के साथ साथ मुझे सिंगिंग भी पसंद है, तो ये है एडिशंस। ठीक है, तो बिसाइड का मतलब, तो ये फर्क समझिए, एस सिर्फ एस का फर्क है, लेकिन मीनिंग जो है बिल्कुल दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट है हाउएवर, हाउएवर मतलब भले ही, भले ही, हिंदी में इसको हम बोलेंगे भले ही। ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में, इंस्टेड का मतलब होता है इसके अलावा, इंस्टेड इसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिसाइड्स लिखिए, वो गलत है। बिसाइड ये मतलब क्या होता है, एडिशन, ये गलत है यहाँ पर। हाउएवर द प्रोसेस बाय विच, ये भी गलत है। इंस्टेड, ये भी गलत है। सही क्या है आपका, लेटर। लेटर क्या है, लेटर द प्रोसेस बाय विच, क्योंकि ये बाद में हुआ था, पहले चर्च के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाद में स्टेट ने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली थी, इसलिए यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका आएगा लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। डैश द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजीली, डैश द मैटर, भाई ये तो बहुत सिंपल है, ये सीधा आंसर दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजीली। भाई हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि जो मैटर जो था वो बिल्कुल इजीली सेटल हो जाए, तो ये बहुत ही सिंपल था। अनइवनली नहीं आएगा, अनइवनली मतलब वो इवन नहीं है।
ठीक है, अनइवन जगह थी, वो अनइवन जगह थी मतलब अनइवन रोड, मतलब बिल्कुल प्लेन रोड नहीं है, स्ट्रेट रोड नहीं है, स्ट्रेट रोड नहीं है, अनइवन है, उबड़ खाबड़ है। अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है? अनफॉर्चुनेट मतलब भाई किस्मत अच्छी नहीं थी। तो ये अनफॉर्चुनेट आपका क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। वॉट एवर, वॉट एवर मतलब वॉट एवर, ठीक है, ये हम वर्ड यूज करते हैं ना, वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेट आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेट द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है आपका? एडवर्ब, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये है एडवर्ब, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजिली। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। डैश द लीडर्स comments came a day after the party's performance in the region was not encouraging। भाई जो लीडर्स का जो कमेंट आया था, ठीक है, कब आया था? पार्टी के परफॉर्मेंस के बाद, वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं था। चलिए हम देखते हैं। डिस्पाइट का मतलब क्या? ठीक है, डिस्पाइट का मतलब होता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे डिस्पाइट हैविंग वेरी लिटिल मनी दे एंजॉय लाइफ, भले ही उनके पास पैसे कम है लेकिन वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डिस्पाइट, ठीक है। एंगेजिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। एंगेजिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, ठीक है। मोर ओवर का मतलब क्या होता है? इन एडिशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, द फर्म डिड नॉट वर्क वेरी वेल, दिस फर्म डिड नॉट वर्क वेरी वेल, मोर ओवर, ठीक है, मोर ओवर द कॉस्ट वॉज नॉट टू हाई, ठीक है। तो मोर ओवर का मतलब क्या होता है? इन एडिशन, यूज्ड फॉर एडिंग अनदर फैक्ट, तो हम देखते हैं यहाँ पे डिस्पाइट काम कर रहा है। डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट भले ही, ठीक है, आपके पास कम पैसे थे लेकिन आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। डिस्पाइट द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वाज नॉट एनकरेजिंग, तो डिस्पाइट यहाँ पे आंसर नहीं होगा। एंगेजिंगली मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव। Dash engagingly the leaders comments came a day after, attractively the leaders comments came a day encouraging, यहाँ पे बोला गया encouraging नहीं, तो ये engagingly आने वाला नहीं है, ठीक है। moreover क्या है? in addition, ठीक है। moreover the leaders comments came a day after the party's performance in the region was not encouraging, ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं endearingly, ठीक है। तो मोर ओवर आपका आंसर यहाँ नहीं बनता है। एंडियरलिंग मतलब क्या रहता है? कि भाई किसी को इस तरीके से बोलना जो आप उस पर्सन को पसंद करने लग जाए। ही इज एंडियरलिंगली फनी, एंडियरलिंग मतलब कि वो इतना फनी है कि भाई उसको सब पसंद करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या बनता है कि एंडियरलिंग द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस। भाई आपको पता है ना कि भाई जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो किस तरीके से मजाक में आप सामने वाले की जो है जो बेइज्जती कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मीनिंग ये बनता है एंडियरलिंगली, भाई नेता ने, जो लीडर ने इस तरीके से कमेंट किया, इस तरीके से टिप्पणी की, ठीक है, इस तरह से कमेंट किया किसके ऊपर? पार्टी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि वो एनकरेजिंग बिल्कुल भी नहीं था। भैया नेता जो रहते उनकी क्या आदत है? उनकी आदत होती है टिप्पणियां करना। तो उसने ऐसे टिप्पणी की कि भाई वो बिल्कुल भी सराहनीय, हिंदी में क्या बोलता है आई डोंट नो, ठीक है, एनकरेजिंग नहीं थी, प्रेज वर्दी नहीं थी। चलिए आते हैं 89 पे। Dash the squad also has a couple of new faces who are equally well qualified to play the forthcoming match, ठीक है। Dash the squad also has a couple of new faces who are equally well qualified to play the forthcoming match. While का मतलब क्या होता है? भाई एक काम जब हो रहा है उसी बीच में एक और काम करना, उसे हम कहते हैं while. Because of का मतलब क्या होता है? रीजन बताना, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेन आई एम नॉट गोइंग आउट, तो ये बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? रीजन बताना। मीनवाइल उसी समय, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है। ही इज काइंड ऑफ
रूड पर्सन, ही इज काइंड ऑफ रूड पर्सन, इस टाइप ऑफ रूड पर्सन, ठीक है, मतलब हम उसका एक कैटेगरी बता रहे हैं कि किस तरीके का इंसान है, इज काइंड ऑफ रूड पर्सन, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, द डैश द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड टू पे द फोर्थकमिंग मैच, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि भाई टीम में कुछ ऐसे नए चेहरे भी हैं जो भाई जो आने वाला जो मैच है उसमें वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस, इसमें आंसर क्या बनता है? वाइल नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे कुछ रीजन नहीं बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ रीजन नहीं बता रहे हैं। मीनवाइल द स्क्वाड ऑल्सो हैज, मीनवाइल यहाँ पे सही आंसर बन रहा है, मीनवाइल, ठीक है, मीनवाइल द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड टू प्ले द फोर्थकमिंग मैच, ठीक है। मीनवाइल का मतलब क्या होता है? इसी दौरान, इसी दौरान, उसी बीच में, इन बिटवीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मीनवाइल द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस, उसी बीच में भाई ये पता चला है कि भाई स्क्वाड, देयर इज अ स्क्वाड, ठीक है, विच ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड टू प्ले द फोर्थकमिंग मैच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। The principal was addressing the students on ways and means of conducting the sports meet of the college. Dash, responding to the opinion of one of the athletes, she wanted to learn about how more sports could be included in the meet. अब यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में बात किया गया, जो एड्रेस कर रही है, किसको एड्रेस करी? स्टूडेंट्स को एड्रेस करी। किसके लिए एड्रेस करी? भाई स्पोर्ट्स के लिए एड्रेस कर रही है, और उसी बीच में उसको चाहिए responding to the opinion of one of the athletes, ठीक है, she wants the opinion of one of the athletes, that she wanted to learn about how more sports could be included in the meet, because she wanted कि भाई हम sports को और कितना include कर सकते हैं हमारी मीटिंग में, in spite of, while, still and further, ठीक है। तो भाई in spite of का मतलब क्या? इन स्पाइट ऑफ का मतलब ये होता है उसके बावजूद, जैसे बीमारी के बावजूद वह बैठक में शामिल हुआ, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही अटेंडेड द मीटिंग, भले ही वो बीमार था लेकिन वो मीटिंग उसने अटेंड की। इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। वाइल यहाँ पे हो सकता है। स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिल मतलब एक टाइम बता रहा है, स्टिल यू आर हियर, अभी तक आप यहीं पर हैं, तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। फर्दर मतलब आगे, ठीक है, फर्दर रिस्पॉन्सेस मीन्स आगे, रिस्पॉन्सेस आगे बढ़िए, ठीक है, तो वैसा है। तो यहाँ पे वाइल द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन वेज एंड मीन्स ऑफ कंडक्टिंग द स्पोर्ट्स मीट ऑफ द कॉलेज, वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स, उसी दौरान मतलब वाइल रिस्पॉन्डिंग, उसी बीच में उसको चाहिए था प्रिंसिपल को कि दैट शी वांटेड टू लर्न अबाउट हाउ मोर स्पोर्ट्स कुड बी इंक्लूडेड इन द मीट, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है वाई, उसी दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द टॉक। ओके, सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट इन टूडेज वीडियो, ठीक है। टुमारो विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस. I hope you liked the video. Please do watch the video. Okay, for today, take care. Bye bye.